हेलो माय आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स वन शॉट की, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट पॉलिनॉमियल्स आपके इसी सेशन में खत्म हो जाएगा। वीडियो का लेंथ लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में रहेगा और मैं सारे के सारे बेसिक्स, सारी की सारी टर्म्स के साथ सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको आज के इस सेशन में करवाने वाला हूं। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर एंड तक देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी, और चीजें समझ में आएंगी तो पॉलिनॉमियल चैप्टर, अगर मैं इस बात की गारंटी लेता हूं अगर आपने ये सेशन अच्छे से देख लिया, इससे बाहर आपके पास पॉलिनॉमियल में कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका हर एक टाइप का सवाल कवर होगा और पॉलिनॉमियल में आप प्रो बन जाओगे। बस अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, है ना, क्योंकि मैं हर एक टाइप के 1 या 2 या 3 सवाल ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। बट टाइप सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते बिना किसी देरी के साथ आगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, है ना। बढ़ते फटाफट से आगे और जानने की कोशिश करते कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास इस चैप्टर, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी किसी को मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना तो आप लोग कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो देख लेना, ठीक है जी। आ जाओ। चल, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन से, है ना, कि पॉलिनॉमियल होता क्या है एक्चुअल में। तो पॉलिनॉमियल्स की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिनॉमियल्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है, क्या होता है इसका मतलब, क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारा कुछ डिटेल में समझते हैं। तो पॉलिनॉमियल बेटा एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप लोगों के पास वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चीजें होती हैं, या दोनों में से कोई एक हो। वेरिएबल और कांस्टेंट जिसमें होते हैं वो आप लोगों के पास पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। अब भैया पॉलिनॉमियल वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। वेरिएबल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन चेंज, जो चेंज हो सकता है उसे बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जो वेरी करता है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है विच कैन नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो सकता उसे बोला जाता है कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो, जैसे लेट्स से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं इसमें पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगा। हर एक बेसिक, छोटे से छोटा बेसिक चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब बेसिक चीज़ें चल रही है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देख सकते हो, है ना। आप इसमें इस वीडियो को 1.5 या 1.75 की स्पीड पे देख सकते हो, है ना। बट मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता है वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है ना, तो ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पॉलिनॉमियल बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है जी। अच्छा, विच कैन चेंज का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सकता है, और विच कैन नॉट चेंज मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। जनरली अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स में आप लोगों के पास अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, खासकर एक्स वाई जेड। कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट्स में आप लोगों के पास नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से नंबर्स आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कई बार वो कांस्टेंट में ए बी सी भी दे देता है, बट वो बताएगा आपके पास कि वेरिएबल अगर एक्स है तो ए और बी आपके पास कुछ कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास जो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि देखो 1 तो फिक्स रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 कभी चेंज नहीं हो सकता ना, 1 2 थोड़ी ना होता है, 1 2 के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं x की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा x कभी 7 आता है, x कभी 5 आता है, x कभी 4 आता है, तो x चेंज होता रहता है, तो इस वजह से वो वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, इतनी बात। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आप लोगों के पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीजें होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों चीजें होती है, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है, पॉलिनॉमियल बोला जाता है। लेकिन अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई। एक और चीज है, वो क्या है कि वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर है मस्ट बी अ होल नंबर। वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तब जाके वो एक्सप्रेशन आप लोगों का पॉलिनॉमियल कहलाएगा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ... तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास या तो सिर्फ कांस्टेंट हो,
या तो वेरिएबल हो या फिर दोनों हो, लेकिन वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तब जाके वो एक्सप्रेशन आप लोगों का पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब भैया समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे मान लो आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5, वेरिएबल का पावर क्या है 2 है, 2 क्या है एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अगर मान लो आप लोगों के पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस -2, वेरिएबल का पावर क्या है 2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है 1, दोनों के दोनों होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। अगर मान लो आप लोगों के पास है 3x की पावर -2 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x -4, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? x की पावर क्या है 3, x की पावर क्या है 1, दोनों के दोनों होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है -2, -2 होल नंबर नहीं होता है, -2 एक इंटीजर होता है, तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों का पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो है, बट यहाँ का नहीं देखना। अगर एक भी टर्म का पावर आप लोगों के पास होल नंबर नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। आ जाओ, 3/x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3 प्लस 4, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल होगा, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। बट मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कभी भी अगर आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए तो सबसे पहले उसको ऊपर भेजो। ऊपर कैसे भेजोगे? आपको पता है अगर 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर -2 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 4। अब बताओ क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे भैया नहीं। क्यों? क्योंकि -2 जो है वो होल नंबर नहीं होता, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास है 5x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 प्लस 3, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे भैया नहीं, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1/2 है, 1/2 भी होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं आपके पास 5√x प्लस 4, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल है, x की पावर 1 है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हुआ। बट मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि √x का मतलब होता है बेटा x की पावर 1/2, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये कुछ इस तरीके से है 5x की पावर 1/2 प्लस 4। अब 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं होता है, रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कहानी है पॉलिनोमियल्स की। एक मार्क्स का सीधा सीधा सवाल आता है, वो आपसे पूछता है क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको बस वेरिएबल की पावर चेक करनी है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। अब बच्चा कंफ्यूज कहां पे होता है वो भी समझ लो, है ना, स्टार बना के इसको लिख लेना इस वाले एग्जांपल को। √2x प्लस 5, क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? बच्चे बोलेंगे नहीं होगा सर जी, क्योंकि √2 है ना, √2 है। बट बेटा मैंने बोला है नंबर चाहे कुछ भी हो, आपको बस वेरिएबल की पावर चेक करनी है। ये x तो बाहर है, x के साथ √2 थोड़ी ना है, x तो बाहर है, x की पावर क्या है 1। नंबर चाहे कुछ भी हो, नंबर चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास है x प्लस √2, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये है पॉलिनोमियल, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है, क्योंकि बस वेरिएबल की पावर चेक करनी है। ये कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर। ये क्या है? ये कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, √2 √3 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीजें हैं आपके पास पॉलिनोमियल से लेके, बस वेरिएबल की पावर चेक कर लेना। ठीक, चलो अब इस पॉलिनोमियल में आप लोगों के पास कुछ चीजें आती है। जैसे मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक पॉलिनोमियल लिखा 5x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 -4 लिख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल जो होता है एक्सप्रेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास जैसे ये है, जैसे ये है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब सिंपल होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं, या फिर वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? एक होल नंबर हो जाता है, तो वो वेरिएबल होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी चीजें हो, तो ये एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं है।
ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस के साइन से ये पॉलिनोमियल कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1 2 और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो इन तीनों पार्ट्स को बोला जाता है बेटा क्या? इन तीनों पार्ट्स को बोला जाता है टर्म्स। क्या बोला जाता है? टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हो गई बेटा? 3 टर्म्स हो गई है, 3 टर्म्स हो गई है, ठीक है। चलो टर्म समझ में आ गया। फिर एक और चीज आती है बेटा, कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर वो आपसे बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है क्या है? 5, तो वही उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। अगर वो आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, वो क्या है बेटा? 3 है, तो ये इसका कोएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अगर वो आपसे बोले कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? -4। साइन का ध्यान जरूर रखना, पॉजिटिव 4 नहीं है, -4 है। पॉलिनोमियल में अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन रखा, ध्यान रखा, तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये आप लोगों के पास होती है टर्म्स, ये होते हैं कोएफिशिएंट। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब अगर मुझे इतना समझ में आ गया, तो अब मैं अलग अलग चीज़ों को पढ़ता हूँ पॉलिनोमियल्स में। जैसे एक आता है आप लोगों के पास, यहीं पे समझ लेते, एक काम करते इसको यहीं पे कहीं पे समझ लेते हैं। एक होता है बेटा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है सर? डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है बेटा? डिग्री बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसमें तो डिग्री बता ही नहीं सकते। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। कोई एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं x की पावर 4 + 3x² + 4, डिग्री कितनी हो जाएगी? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 4, तो दैट विल बी द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब भैया डिग्री क्यों पढ़ाया? डिग्री हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब समझते हैं कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स है आपके पास। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके पास, उसको समझते हैं। देखो, पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप में ब्रेक किया गया, 2 तरीकों से हम समझते हैं। एक बेटा होता है टर्म्स के बेसिस पे, एक पॉलिनोमियल को हम पढ़ते हैं बेटा टर्म्स के बेसिस पे, और एक पॉलिनोमियल को हम समझते हैं बेटा किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। एक पॉलिनोमियल को हम समझते हैं टर्म्स के बेसिस पे, और एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को हम समझते हैं बेटा डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे। आओ बारी बारी से समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं। अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म हुई, तो उसे बोला जाता है बेटा मोनोमियल। उसका नाम अलग है, मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं, तो जैसे आप लोगों के पास है 5x, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, या फिर 2x², ये एक पॉलिनोमियल हो गया, या फिर आप लोगों के पास हो गया √2, ये एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि नंबर भी तो हो सकता है, -3, ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो सिर्फ एक टर्म है, 5x एक अलग टर्म है, 2x² एक ही टर्म है, तो इसे बोला जाता है मोनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में अगर 2 टर्म्स हुई, तो उसे बोला जाएगा बेटा क्या? उसे बोला जाएगा बाइनोमियल्स। उसे क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल्स। जैसे अगर मेरे पास है मान लो 2x² + 5x, तो ये क्या हो गई? 2 टर्म्स हो गई। अगर मेरे पास है मान लो 5x - 3, 5 - 3x, कुछ भी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास 3 टर्म्स हो गई कहीं पे, तो उसे बोला जाएगा बेटा क्या? ट्राइनोमियल्स। उसे क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल्स। जैसे 3x² + 4x - 5,
है ना। तो ये क्या है, 3 टर्म्स हो गई, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई तो ट्राइनोमियल हो गया। तो मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, 4 टर्म होगी तो क्या होगा, अलग नाम होगा, 5 टर्म होगी तो अलग नाम होगा। लेकिन 3 टर्म्स तक हम सिर्फ नाम पढ़ते हैं, उसके आगे चाहे कोई भी टर्म आ जाए उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ये इनका घर का नाम है। मोनोमियल इसका घर का नाम है, स्कूल का नाम इसका पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल इसका घर का नाम है, ट्राइनोमियल इसका घर का नाम है। वैसे ही 4 टर्म्स का कुछ और नाम होगा, है ना। बट अगर 4 टर्म्स आपसे पूछे तो वो सिंपल आपके पास पॉलिनोमियल, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है जी। चलो अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछ लेता है, वो कई बार यहां से आपके पास एक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर। अच्छा, नोट्स बेटा साथ के साथ बनाते चलना, कोशिश करना बनाने की, बहुत काम के नोट्स है। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 5, या बस इतना ही कर लेते हैं, काम कर। तो आपसे वो ये पूछेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में आता है, मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल। बच्चे बोलेंगे 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल हो गया, बट नहीं, आप इसको पहले सॉल्व करो। देखो 5x स्क्वायर तो सॉल्व नहीं होगा, बट 3x में से अगर मैं 1x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब ये क्या होगा बेटा, बाइनोमियल होगा, क्योंकि 2 टर्म्स बच गई। 3x और x को सॉल्व कर सकते हो ना आप, 3x माइनस x को। तो अगर पहले क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कौन सी कैटेगरी में ये आएगा, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं डिग्री का। अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे बोला जाता है बेटा, ऐसे ही लिख लेते हैं ना इसको, डिग्री अगर 1 है तो उसे बोला जाएगा बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो आपके पास है 5x, एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आपके पास है सिंपल x, एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास लिखूं तो एग्जाम्पल है आपके पास 2x। डिग्री कितनी है, 1 1 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं आपके पास डिग्री 2 है तो उसे बोला जाता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास दिखेगा 5x की पावर 2 ऐसा, या फिर आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 ऐसा, है ना। तो जहाँ पे डिग्री 2 है या फिर ऐसा आ जाएगा 6x की पावर 2 प्लस 5x ऐसा आ जाएगा। डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री अगर 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और मोनोमियल भी है। अगर वो आपसे बोलेगा टर्म्स के बेसिस पे बताओ तो तब तो ये मोनोमियल हुआ, लेकिन अगर डिग्री के बेसिस पे पूछेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका दोनों नाम है, ये मोनोमियल में भी आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी है और बाइनोमियल में भी है, क्योंकि 2 टर्म्स है, ठीक है जी। अच्छा, अगर डिग्री 3 है तो उसे बोला जाता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक उसका भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, है ना। या सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो x की पावर 3, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी। ऐसे ही बहुत बार वो डिग्री 4 का भी पूछ लेता है ना। डिग्री 4 का है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक, एनसीईआरटी में नहीं है बट पूछ लेता है कई बार, तो इसका नाम भी याद रखना, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। 5 का 6 का इनका नहीं पूछता है, बस वो इतना पूछ लेता है आपसे, ठीक है भाई। डिग्री के बेसिस पे समझ में आ गया ये। अब क्या डिग्री 0 हो सकती है, मतलब ये तो इनका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। 2 और स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे पास, उनको भी समझ लेते हैं, जो डिग्री के बेसिस पे डिफाइन होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो अगर आपने पढ़ा डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 होती है, डिग्री 3 होती है, क्या ऐसा पॉसिबल है डिग्री 0 हो, क्या ऐसा पॉसिबल है डिग्री 0 हो? तो ये समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपको बोला है कि अगर मैं लिखता हूँ 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे भैया आपने बोला था कांस्टेंट भी आएगा, चाहे वेरिएबल आए चाहे कांस्टेंट आए, वो पॉलिनोमियल है। लेकिन भैया आपने तो ऐसा भी बोला था वेरिएबल की पावर भी चेक करनी होती है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। देखो सबसे पहले एक चीज को समझो, अगर मेरे पास लिखा है 5 तो ये तो कहलाता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब भैया 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। भैया 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। भैया 3 की पावर 0 क्या होता है? भैया 1 होता है। x की पावर 0 क्या होता है? भैया 1 होता है। किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो क्या इस 1 की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × x की पावर 0? भैया ये तो आपने कमाल कर दिया। इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल तो था ही नहीं, लेकिन आपने तो वेरिएबल ले आए, है ना, और कुछ किया थोड़ी ना मैंने, बस यही तो, ऐसे ही तो लिखा इसको। अब ये वेरिएबल की पावर क्या है? 0। 0 क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो 0 किसकी डिग्री होगी? कोई भी अगर आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। जैसे 1/2 है, सिर्फ इसकी भी डिग्री 0 है। क्यों? क्योंकि ये लिख सकते हो, तो 1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 0 बस। -3 है, इसकी भी डिग्री 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी हो तो उसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एक और कहानी सुनो डिग्री से ही रिलेटेड, जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट कराते टाइम मैं आप लोगों को हर एक टाइप की चीज़ें बताऊंगा जो जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 20 मिनट हो चुके, लेकिन अभी तक हमने सवाल नहीं किया। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन चल रहा है आपको, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। ये समझ लिया तो पॉलिनोमियल की कहानी आधी खत्म हो जाएगी। आ जाओ भैया, ये 0 जो है, 0 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट ये एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या स्पेशल है वो समझेंगे। सबसे पहले तो इसका जो नाम है 0 का, इसको बोला जाता है बेटा 0 पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। आगे चल के ना आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ोगे, वो अलग है, वो तब बताऊंगा। बट ये क्या है? 0 पॉलिनोमियल। अब इसमें स्पेशल क्या है भैया? 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे आंसर आएगा 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आंसर आएगा 0, 0 को अगर मैं x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी आंसर आएगा 0, 0 को अगर मैं x की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी आएगा 0, 0 को अगर x की पावर 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो भी आंसर आएगा 0। 0 जो है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक स्पेशल टाइप का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या स्पेशल है इसमें? यही इसकी स्पेशलिटी है, यही इसकी स्पेशलिटी है कि इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कराओगे 0 आएगा। तो भैया ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अलग क्या है? अलग बेटा ये है, ये है। अगर मैं आपसे 0 की डिग्री पूछूं तो क्या आप बता पाओगे 0 की डिग्री क्या है? आप बोलोगे भैया आपने बोला था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 होती है, बट 0 के केस में ऐसा नहीं होता है। जो 0 पॉलिनोमियल होता है, देखो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 100 है। अगर मैं x की पावर 99 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो डिग्री 99 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री, अगर कोई आपसे 0 पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे तो डिग्री जो होती है इसकी वो होती है बेटा नॉट डिफाइंड। अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं की है, निकाल ही नहीं पाए, कंफ्यूज हो रहे हैं वो भी। क्या लें इसकी डिग्री? आप बताओ क्या लोगे 0 की डिग्री? 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे? 1 को लोगे 2 बुरा मान जाएगा, 2 को लोगे 3 बुरा मान जाएगा, है ना। तो इसकी डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। क्लियर है फंडा? बहुत अच्छी बात है। कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं दोस्तों, सवाल भी तो करने, है ना। तो ये नोट्स साथ के साथ बनाते रहना भाइयों बहनों। चल, विच ऑफ द अब देखो कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट? कौन से एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है? अच्छा ये भी समझ लो यार, ये नहीं बताया मैंने आपको, है ना। आप बोलोगे भैया ये नहीं बताया, ये भी समझ लो, पॉलिनोमियल का ही टाइप होता है। क्या चीज़? पॉलिनोमियल आपके पास अलग अलग प्रकार के और कैटेगरी में कैसे डिवाइड होते हैं पॉलिनोमियल्स, है ना। देखो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं आपके पास, एक होता है बेटा 1 वेरिएबल, एक आता है आपके पास 2 वेरिएबल, एक 3 वेरिएबल भी आता है, वो आप मतलब नाम दे सकते हो क्या होते हैं ये, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, है ना, अलग अलग वेरिएबल्स। जैसे मान लो आपके पास है 5x + 2, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। 5x² + 3x + -4, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है बस x। अगर कहीं आपके पास आ जाए x + y, कहीं आपके पास आ जाए 5x + z, है ना,
तो ये आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल, जहां पे 2 वेरिएबल्स है। बस बहुत सिंपल सी कहानी होती है, ठीक है जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल इनमें से कौन कौन सा है? तो देखो सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर प्लस √2 पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ टी वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और यहीं पे आपका मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है 3√t प्लस t√2। बेटा यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है। तो वेरिएबल की पावर भी चेक करना है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ससुरा। तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल तो कहाँ से ही होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं है ये, ठीक है ना। सिमिलरली ये वाला सवाल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि y + 2/y है। इसको अगर ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा y + 2y की पावर -1। -1 आपके पास होल नंबर नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल है, तो ये भी 3 वेरिएबल है, टी भी है, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है भैया। चलो, Give an example of monomial and binomial having degree 82 and 99। कह रहे कि एक एग्जाम्पल दो मोनोमियल का जिसमें डिग्री कितनी हो, 82 हो। तो एक टर्म मोनोमियल यानी कि एक टर्म, डिग्री 82 यानी कि x की पावर 82। बहुत सारी, आप 5x की पावर 82 लिख लो, 5x की पावर 99, डिग्री कितनी है 99, और एक ही टर्म है। अगर मैं बात करूं बेटा बाइनोमियल की, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, है ना, जरूरी नहीं है यही सही होगा, किसी और बच्चे ने कुछ और लिखा होगा। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए, x + 2 लिख लिया, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 88 होनी चाहिए। 2 टर्म्स लिख लो, y - 50, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए, 99। इसके आगे कोई नंबर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो आप, ये लो ठीक है जी। तो ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। आ जाओ, राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ कितनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चेक करना है, कितना बेटा, 5 है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, यहाँ पे √3 है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बेटा ये √3 नंबर √ के अंदर आ सकता है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ये जो y है ये √3 अलग है, y अलग है ना। कुछ बच्चे इसको √ के अंदर ले लेंगे। यहाँ पे x की पावर -2 है, यहाँ पे x की पावर -1 है। ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो आप डिग्री भी नहीं बता सकते हो, ठीक है जी। चलो ठीक, आ जाओ। अब यहां पे आपके पास ना एक और चीज आती है, ये तो इंट्रोडक्शन से आपके पास 1-2 नंबर के ऐसे छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं। अब आपके पास एक और चीज आती है बेटा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, मान लो आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 5x - 2। मैं कहता हूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू 1 है। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे, अच्छा एक और चीज को समझो, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे p से, और x का मतलब ब्रैकेट के अंदर यानी कि जो उसके पास वेरिएबल यूज होता है। अब मैं कहता हूं कि x 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपने क्या किया, x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट किया, तो यानी कि 5 1 - 2 यानी कि कितना आ गया, 5 - 2 कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 1 रखने पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर वही मैं x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो p0 पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 0 - 2 यानी कि -2 आ गया। तो इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक और चीज को समझो, मान लो मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है x + 2, ठीक है। मैं x = 1 पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने x 1 सब्सटीट्यूट किया तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये इसका वैल्यू आ गया। मैंने x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करी, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करी,
ठीक है, 0 सब्सटीट्यूट करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 + 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, जरूरी थोड़ी है मैं पॉजिटिव वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करूं, मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट किया, मैंने x की वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट किया, और जैसे ही मैं x की वैल्यू को -2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा -2 + 2 = 0, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बच जाएगा। अब इसमें एक खास बात है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे आपका आंसर 0 आ जाए, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे आपका आंसर 0 आ जाए, इसको लिख लो, the value of a variable which makes polynomial 0, जो आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बना दे, is called as the zeros of a polynomial। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बना दे, उस वैल्यू को बोला जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो x1 सब्सटीट्यूट किया, आंसर आया 3, x2 सब्सटीट्यूट किया, आंसर आया 4, x0 सब्सटीट्यूट किया, आंसर आया 2, x -2 सब्सटीट्यूट किया, आंसर आया 0। तो इस पॉलिनोमियल का अगर मैं जीरोस की बात करूं, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, तो वो हो जाएगा बेटा -2। क्यों, -2 सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आया था। ठीक है जी, तो ये होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इसको निकालते कैसे, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपके पास है मान लो 5x - 2, इसका 0 निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा 5x, 2 उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5। तो जो भी x का वैल्यू आएगा 2/5, यानी कि जब मैं x की जगह पे 2/5 सब्सटीट्यूट करूंगा, करके देखो आ रहा है ना 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल का 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है पाजी, आ जाओ आगे बढ़ते। अच्छा यही सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दिस एंड दिस। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, क्या दे रखा है, 5x - 4x² + 3। तो कब निकालना है, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो x को 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 50 - 4 0 की पावर 2 + 3, तो ये हो जाएगा 0 - 0 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, आंसर आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये हो जाएगा 5 - 1 - 4 -1 का स्क्वायर + 3, तो ये हो जाएगा -5 - 4 -1 का स्क्वायर करोगे 1 + 3 -5 - 4 + 3, तो ये हो जाएगा -9 + 3, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे करना है, बस वैल्यूज निकालनी है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, उसके आगे की कहानी बहुत इजी हो जाती है। अब आपको पूछ रहा है वो, चेक वेरीफाई वेदर दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है बेटा px, जिसका वैल्यू है आपके पास 3x + 1। आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया है, आपको ये बताना है कि क्या x = -1/3, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो x की जगह पे अगर मैं -1/3 सब्सटीट्यूट करता हूं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 बचेगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया तो यस, ये इसका 0 होगा, है ना, क्योंकि जिस वैल्यू पे 0 आ जाए पूरा का पूरा, वही आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। तो ये आप लोगों के पास इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट था। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, विच इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्या चीज हो रही है, क्या चीज होती है ये, इसको समझते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं ना, थोड़ा गला भी खराब है मेरा।
आ जाओ। देखो आपके पास दो चीजें हैं, एक है रिमाइंडर थ्योरम और एक है फैक्टर थ्योरम। क्या है वो, क्या है वो, उसको समझते हैं। देखो आपने शायद 8th ग्रेड में सीखा होगा कि अगर मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 2x प्लस 3, अगर मैं इसको डिवाइड करूं x माइनस 3 से, डिवाइड करना भी आपने शायद सीखा होगा। अभी आपके सिलेबस से डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल डिलीटेड है, पर ऐसा नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे उसके ऊपर क्वेश्चन। डिलीटेड इसलिए क्योंकि आपने वो 8th ग्रेड में सीखा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो वहाँ पे यूज होता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का, है ना। तो मैं समझा देता हूँ कि कैसे डिवाइड करना है ना, तो ध्यान से समझना। इनको अगर मैं डिवाइड करूँ तो मतलब पहले एक काम करते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ही समझ लेते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान रखना इस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और यहीं से फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को भी समझेंगे। मान लो आप लोगों को डिवाइड करना है x माइनस 2 को डिवाइड करना है आप लोगों को 5x² प्लस 4x माइनस 3 से, इससे डिवाइड करना है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो आगे वाला टर्म है और ये जो आगे वाला टर्म है, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डिग्री को। सबसे पहले पावर 2, फिर 1, फिर कोई पावर नहीं, यहाँ पे भी। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ 5x² डिवाइडेड बाई x, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो बचेगा कितना बेटा, 5x बच जाएगा। 5x मैंने ऊपर लिख दिया, 5x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5x² आएगा। 5x को -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -10x आएगा। अब इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज कर दो, देखो ये 5x² पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कैंसिल हो गया। अब इसका साइन ये नहीं है, इसका साइन ये है, तो ये प्लस 4x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, और ये -3 एज इट इज हो जाएगा। अब क्या करें सर जी, अब वही चीज़ करो जो अभी की थी, क्या, इसको और इसको डिवाइड करो। तो 14x को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा आपके पास, 14 बचेगा। 14 को फिर x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बच जाएगा, 14x। 14 को -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा। ये साइन चेंज कर दो, 14x से 14x कैंसिल हो, -3 और प्लस 28। अब इसका साइन ये है, ये नहीं है, तो 28 में से अगर 3 गए तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। साइन किसका, बड़े का, बड़ा क्या है 28, 28 के आगे पॉजिटिव साइन, तो ये 25 बच गया। और ये 25 क्या होता है बेटा, इसी को रिमाइंडर भी तो बोलते हैं, यही क्या है आपके पास, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है। तो इस तरीके से हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा करते थे अपना लोअर ग्रेड में, है ना। आई होप ये आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता आता तो मैं इसका और क्वेश्चंस का एक अलग से सेशन लेके आ जाऊंगा, ठीक है जी। वैसे अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी एक सवाल और हम करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का, लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ ना, वो चीज़ ये है बेटा कि यहाँ पे हमने इसको पूरे को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर का पता चला। अगर मैं आपको बोलूँ बिना डिवाइड किए, बिना ये सब किए हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, आप बोलोगे अच्छा कैसे, तो कैसे हम बिना डिवाइड किए किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, उस एक थ्योरम से जिसे बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं उसे, रिमाइंडर थ्योरम। भैया क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है, ये है बेटा आप लोगों के पास कोई पॉलिनोमियल है 5x², क्या था आपके पास 5x² प्लस 4x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3, ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है px। आप इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हो जो कि क्या है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 ही है ना। हाँ, अब बिना डिवाइड किए हम कैसे इसका जीरो वो निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका ये जो gx है इसको 0 के इक्वल रख दो। सबसे पहले इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x माइनस 2 0 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, +2 आ जाएगा। अब ये जो भी x का वैल्यू आया है वो आप सब्सटीट्यूट कर दो, अपने पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 5x² प्लस 4x माइनस 2 है। इसमें अगर मैं x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2
प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2 5 2 की पावर 2 4 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 5 4 ज़ा 20 8 माइनस 2 कितना होगा 6 26 सही किया। अच्छा 3 है भाई यहाँ पे, वही मैं कहूँ 4x माइनस 3 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3 यानी कि 25। और यही आपका देख लो, चेक कर लो, आ रहा है सेम। आप बोलोगे भैया जादू हो गया, फिर दोबारा से बताओ, तो फिर दोबारा से समझो इसको। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और अगर आप इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हो, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, इसको दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे gx मान लो आपके पास x माइनस a है, तो यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखो, x का वैल्यू आया a, तो जो भी आपके पास x का वैल्यू है आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा pa, यानी कि x की जगह पे जब आप a सब्सटीट्यूट करोगे तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है भैया, और एग्जाम्पल से समझा दो, एक से समझ में नहीं आता, आओ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार, अपने पास बहुत सारे दुनिया जहां के क्वेश्चन है। क्या कहता है, यूज फैक्टर थ्योरम। अच्छा एक और चीज समझो, बीच बीच में भूल जाता हूं मैं, है ना, तो ये तो हो गया अपने पास रिमाइंडर। एक काम करता हूं, मैं देखता हूं यार पहले कुछ है क्या रिमाइंडर के ऊपर, तो सारा फैक्टर के ऊपर है। नो, तो एक काम करते हैं, चलो पहले फैक्टर थ्योरम भी समझ ही लेते हैं, है ना। तो फैक्टर थ्योरम समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ यार बस। है ना, आ जाओ फैक्टर थ्योरम को भी समझो। फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है भैया, मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 3 से, तो भैया इसका इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको पता है x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दो तो x का वैल्यू आ जाएगा 3, है ना, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, x की जगह पे 3 इंटू 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5, 3 की पावर 2 यानी कि 9, माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, 9 5 ज़ा 45 माइनस 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा कितना 34। इसका रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 34 आ गया। अगर मैं इसको x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। वही अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से अगर डिवाइड करूंगा, x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो वही चीज़ है, इसको 0 के इक्वल रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा 1, x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे अगर हम, 3 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस थ्योरम का नाम रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम हो जाता है। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कोई अलग चीज़ नहीं है। क्या मैं समझाना चाहता हूँ आप उस चीज़ को समझो। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख के देता हूँ। जैसे मान लो 2 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये 9 का फैक्टर नहीं है, ये जो 2 है ये 9 का फैक्टर नहीं है, लेकिन ये जो 3 है ये 9 का फैक्टर है।
फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिससे आपका पूरा डिवाइड हो जाता है, जिससे आपका पूरा डिवाइड हो जाता है उसको फैक्टर बोला जाता है। तो 9 का फैक्टर क्या है? 3 है, 2 नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच गया 0, रिमाइंडर बच गया 0, रिमाइंडर बच गया 0। तो वैसे ही अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, मेरा रिमाइंडर बच रहा है 0। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x माइनस 1 है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बस यही फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम आपको ये बताता है कि कोई पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है भैया, बस ये है। भैया थोड़ा सवाल कराओ यार, भैया ऐसा समझ नहीं आता है। ये लो सवाल है आपके पास। यूज फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि क्या ये gx इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे बताओगे? आपको पता है कोई किसी का फैक्टर कब होता है? जब आपका रिमाइंडर 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा रिमाइंडर निकाल लो। तो x प्लस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब यहाँ पहले वाले पार्ट में -1 सब्सटीट्यूट कर दो x की जगह पे, तो 2 -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा आपके पास 2 -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -2 -1 प्लस 2 हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आ गया 0। अगर ये क्या है? ये इसका रिमाइंडर है, क्योंकि हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखा था? कैसे रिमाइंडर निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। तो अगर आपका ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? यस, ये इसका फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर क्या होता है? जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब भैया ये दूसरे वाले का भी बता दो, तो वही करना है। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो, तो x का वैल्यू कितना आया? -2 आ गया। आओ सब्सटीट्यूट करें दूसरे वाले पार्ट में। -2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, -2 का पावर 3 -8 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -8, 8 और 4 12, -6 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास +4 -6 प्लस 1 यानी कि -2 प्लस 1 यानी कि -1 आंसर आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर सिर्फ वही होगा जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है भैया, चलो आ जाओ जी। लगभग हमें 1 घंटा होने वाला है ना, अभी तो नहीं हुआ है, अभी टाइम है। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आइडेंटिटीज वाला। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट दिस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। कह रहे कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताओ ये इसका फैक्टर है, मतलब बता रहा है वो कि प्रूफ करना है आपको। तो x का वैल्यू आ गया 2, px में सब्सटीट्यूट करोगे 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का पावर 3 -8, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8, 8 - 8 कितना हो जाएगा? 0। पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया। पॉलिनोमियल का आंसर 0 तो इसका मतलब यस, ये इसका फैक्टर है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है बेटा 2x की पावर 3 -3x स्क्वायर -18x प्लस a। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 4। x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वो बोल रहा है कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है, बता रहा है वो आपको। तो a का वैल्यू निकालो। अब भैया अगर x माइनस 4 से मैं इसको डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता बेटा? 0 आता। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट करूँगा, तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे भैया क्योंकि x माइनस a इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब होता है कि आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0 के इक्वल तो आना चाहिए ना, वो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आओ सॉल्व करें, क्या मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 4 की पावर 3 16 4 64 हो जाता है, 4 3 12 होता है, 18 4
8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 और 3 7, 72 प्लस a इक्वल्स टू 0, 16 128 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 72 74 माइनस 84 हो जाएगा, प्लस a इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करोगे तो 4 और 8 और 4 12, तो a का वैल्यू -44 आना चाहिए। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -44। आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक होगी, है ना? अरे भाई चेक कर लो एक बारी। 16 4 ज़ा 64, 4, ओ हो, वही मैं बोलूँ, इतना बड़ा आता नहीं है कभी, है ना? इतना बड़ा आंसर आता नहीं है कभी, इसीलिए मैं कंफ्यूज था। तो ये हो जाएगा 2 × 64, 4 दूनी 100, ठीक है। तो ये 128 हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा, -72 प्लस a बराबर 0 के, तो 128 माइनस ये हो जाएगा 80, 80 और 4 कितना हो जाएगा? 120, 8 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है इसका, है? तो a का वैल्यू -8 आ जाएगा। अब आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और दुख की बात ये है कि सिर्फ एक ही सवाल है फैक्टराइजेशन फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर। एक्चुअल में एक नहीं है, दो है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो समझते हैं कि क्या चीज़ है आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो, कभी भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, या उससे पहले आप फैक्टराइजेशन को समझो कि फैक्टराइजेशन होता क्या है ना? आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है इसमें, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है? फैक्टराइजेशन, जैसे मान लो आपके पास 12 है, तो इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, ऐसे लिख सकता हूँ। मान लो आपके पास 7 है, तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 1। इसको बोला जाता है बेटा इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को जब आप ऐसे उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हो, या 12 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फैक्टर्स की फॉर्म में, फैक्टर मतलब ये जो 12 है ये 6 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है। ये जो 12 है ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से। तो कोई नंबर को जब हम उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन, उसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है। अब वैसे ही हमारे पास पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन होता है। पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन होता है। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है? मान लो ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आप लिखते हो ऐसे 2 या 3 अलग अलग पॉलिनोमियल के फॉर्म में, qx × rx, ऐसे अलग अलग पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में ऐसे लिखते हो, तो इसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें दो प्रकार के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखना है। एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, और एक है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है उसके लिए एक मेथड होता है विच इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्यूबिक वाले का कोई नाम नहीं है, लेकिन मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज होता है उसमें। तो क्या होता है ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग, इसको समझते हैं। ठीक है जी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। एक और तरीका होता है बेटा, एक और चीज है जिससे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज आइडेंटिटीज से, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज से, है ना। वो जब हम आइडेंटिटी करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आइडेंटिटीज का यूज करके आप फैक्टराइजेशन करते हो। बट कभी अगर जिंदगी में ऐसी कोई इक्वेशन दिख जाए जो कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको कैसे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हो उसको समझना। ध्यान से समझना बेटा, एक ही सवाल है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये वाले तो हो जाते हैं, बट जब इरेशनल नंबर आते हैं, √2 √3 ऐसे नंबर आते हैं ना, तो उनमें दिक्कत होती है। तो मेरा एक सेशन है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, शायद पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, इसी चैनल पे कुछ ही दिन पहले लिया है, आप वो वीडियो देख लेना। और इसीलिए मैं बोलता भी हूँ कि
कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे सारे सेशन जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं हर एक टाइप का सवाल करवा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, चलो आओ देखते हैं इसको कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है, इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 1, 2 नंबर के फॉर्मेट में लिखना है बस। 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3। क्या 6 को किसी और तरीके से लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। अब आपको वो नंबर पिक करना है, वो पेयर पिक करना है जिसका सम या फिर डिफरेंस इस मिडल टर्म के इक्वल आए। जैसे अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 आया। क्या मिडल टर्म के इक्वल है 1 और 5? नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 और 1 को ऐड करूं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मिडल टर्म के इक्वल है, बिल्कुल है, आ गया। जरूरी नहीं है सम ही हो, डिफरेंस भी हो सकता है। तो 7 को मैंने लिखा 6 + 1 x + 3, 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स 1x, या फिर सिंपल x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, +3। अब ये जो पहली 2 टर्म्स है, ये जो पहली 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो कॉमन कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, 2x स्क्वायर प्लस 6x है ना, तो 2x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू एक्स, प्लस 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में x भी कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पे, x और 3 बच गया। तो दोनों से मैंने क्या क्या कॉमन ले लिया, 2 और x दोनों से कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2x चला गया तो कितना बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ पे अगर 2 और x बाहर चला गया तो कितना बचा, सिर्फ 3 बचा। और यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन ले सकते हो। 1 को बाहर निकालोगे तो एज इट इज, जो टर्म्स बची हुई है वो एज इट इज रहेगी। अगर आपका ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, मतलब यहां तक बिल्कुल सही किया है, तो कैसे करोगे, x + 3 को एज इट इज, और यहां पे क्या बच जाएगा आपके पास, 2x प्लस, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम चीज है तो मतलब सही किया है आपने, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम चीज नहीं होती तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है जी, तो ऐसे हो जाएगा ये, बस हो गया ये इसका फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो पॉलिनोमियल था आपके पास, ये इसका फैक्टराइजेशन है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये है। इसको आपने लिख दिया ना ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, x + 3 इंटू 2x + 1। ठीक है जी, सिंपल। ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लो। ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सवाल आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा बेटा। इससे आपको क्या करना है, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, जनरली यहाँ पे x की क्यूब का कोएफिशिएंट 1 होता है, 1 नहीं होगा तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो कांस्टेंट टर्म है बेटा, इसके फैक्टर निकाल लो। फैक्टर यानी कि ये किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, नहीं होता, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 5 से है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है, उसके बाद सीधा सीधा 20 से है। और इनकी नेगेटिव वैल्यू भी लेनी है आपको, -2, -4, -5, -10 और -20। अब बारी बारी से ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो इसमें। जैसे अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 की पावर 3 + 13, 1 की पावर 2 + 32, 1 + 20, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 3 1, 13 इंटू 1 1, 32 + 20। तो आंसर आ रहा है आपके पास कितना, 14, 36, 46, 46 और 20 कितना हो जाएगा, 66 आ रहा है। हमें तब तक करना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए। अब एक बारी 1 सब्स्टिट्यूट किया तो उसके बाद -1 सब्स्टिट्यूट करो। ये इजी तरीका है, ये नहीं कि 20 रैंडम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, नहीं, तरीके से करना है। स्टार्टिंग से पहले 1 पे देखो, 1 पे नहीं आया, फिर -1 पे देखो, छोटे नंबर्स में ही आ जाएगा, मैक्सिमम 2 या 3 से ऊपर नहीं जाता वो कभी भी। -1 सब्स्टिट्यूट किया, -1 की पावर 3, 13, -1 का स्क्वायर + 32, -1 + 20, -1 प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, + 32 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये आपके पास -32 प्लस है ना, +20, -1 + 13 -32 + 20,
तो 20 और ये हो जाएगा आपके पास 33 और -1 -32 कितना हो जाएगा -33, आंसर आ गया 0। जब 0 आ जाएगा वहीं पे रुक जाना है। तो आपका आंसर 0 कब आया है? जब आपके पास x का वैल्यू कितना था? -1 था। x का वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करने पे आपका रिमाइंडर क्या आया है? 0 आया है। x का वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करने पे रिमाइंडर क्या आया है? 0। तो अगर मैं इस -1 को इधर ले आऊं तो ये x+1 रहा होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? x+1 क्या है? इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर क्या है? x+1 है। क्या है इसका फैक्टर? x+1 है। तो एक फैक्टर तो हमें पता चल गया, अब बाकी के फैक्टर भी निकाल लो। तो एक फैक्टर क्या है इसका? x+1 है इस पॉलिनोमियल का। बाकी के फैक्टर कैसे निकालोगे? बाकी के फैक्टर निकालेंगे बेटा x+1 से इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को, जो कि है आपके पास क्या, x की पावर 3 13x² प्लस 32x प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। तो x की पावर 3 को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा? x। कैसे करना है? वही जो हमने सीखा था लॉन्ग डिवीजन में, इसमें भी बहुत आराम से बताता हूं मैं। सबसे पहले इसको और इसको डिवाइड कर दो। तो x की पावर 3 को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा बेटा? x² बच जाएगा। उसको यहाँ पे लिखो। अब x² को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x की पावर 3 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x² आएगा। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज हो गए। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल, 13x² से x² कैंसिल करोगे तो 12x² बच जाएगा, क्योंकि अब इसका साइन ये है। आगे वाली टर्म एज इट इज नोट डाउन कर लो, 32x प्लस 20। अब क्या करना है? वही चीज़ है, इसको डिवाइड कर दो। तो 12x² को अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचेगा? 12x बच जाएगा प्लस 12x बच जाएगा। 12x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो 12x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 12x²। 12x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा? 12x बचेगा। साइन चेंज कर दो। 12x² को 12x² से कैंसिल कर दिया। 32x माइनस 12x कितना बच जाएगा बेटा? 20x बच जाएगा। और यहाँ पे कितना है बेटा? 20 है। अच्छा, अब फिर क्या करना है? फिर वही करना है बेटा, करते रहो बस जब तक आ नहीं जाता है। इसको और इसको डिवाइड कर दो। तो 20x को अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा बेटा? प्लस 20 बचेगा। साइन का भी ध्यान रखना बस। 20 को x से मल्टीप्लाई कराओगे 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 20, साइन चेंज करोगे तो 20x 20 से 20 कैंसिल, 0। रिमाइंडर अगर 0 आ गया मतलब यहाँ तक सही किया है आपने। रिमाइंडर 0 नहीं आया, कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि उसने बोला था कि x-1 x+1 जो है वो इसका फैक्टर है तभी आपका रिमाइंडर 0 आया। अब क्या करना है भैया? अब क्या करना है? ये जो ऊपर बचा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 12x प्लस 20, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करोगे? 20 को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कितना है? 1 है, तो 20 इंटू 1 कितना हो गया? 20 हो गया। अब 20 को कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। सिर्फ 2 नंबर के उसमें लिखना है, 2 नंबर के उसमें। अब कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस 12 के इक्वल आए? आप बोलोगे यार ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 प्लस 1 21 होता है, 20 माइनस 1 19 होता है। लेकिन 10 प्लस 2 क्या होता है? 10 प्लस 2 क्या होता है? 12 होता है। तो 10 प्लस 2 12 आ गया। तो आपने लिखा x² एज इट इज प्लस ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 2 लिख दिया, 12 को ब्रेक कर दिया, x एज इट इज। समझ रहे हो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्यों बोलते हो? क्योंकि मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो आप। ब्रैकेट ओपन हो गया, 10x प्लस 2x प्लस 20। पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 बच गया। आखिरी 2 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा? x प्लस 10 बच जाएगा। x प्लस 10 सेम आ रहा है, मतलब सही किया है। x प्लस 10 आ गया, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, बस। तो भैया इसका जो फैक्टराइजेशन था आपका, किसका? इसका जो फैक्टराइजेशन था आपके पास, एक तो फैक्टर हमें पता चल गया था x+1 है। बाकी जो 2 फैक्टर से एक x+2 हो गया और एक x+10 हो गया, जो हमने अभी अभी निकाले, ये ठीक है जी। तो ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए, समझ गए? ऐसे फैक्टराइजेशन होता है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ पी एक्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस। कैसा कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपको ये बताना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो बहुत सिंपल है, x माइनस 1 को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास +1, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो 1, है ना। तो 1 की पावर 2 माइनस 6, 1 का पावर 2 प्लस 9, 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 7। तो रिमाइंडर आ गया आपके पास कितना, 7 आ गया। ठीक है, ये अच्छा सवाल है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, एक बार इसको पढ़ लो, फिर इसके बाद शायद आइडेंटिटीज वाले सवाल बच जाएंगे आपके पास। तो आधा घंटा मैक्सिमम और बचा आपके पास। ठीक है, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर। कह रहे हैं कि भैया आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है बेटा, इस पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 2 से, इस पॉलिनोमियल को जब मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 2 से, और इस पॉलिनोमियल को भी अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, किससे, x माइनस 2 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आता है सेम। तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो, तो x का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, 2 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो आओ यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ, पॉजिटिव 2 का पावर 2, ओ 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x क्यूब होगा यार, शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है क्यूब होगा बेटा, ये है ना, क्यूब होगा। ठीक है, प्लस 2 का पावर 2 माइनस a2 प्लस 2, एक बार देख लेते हैं 2 ही है कि 3 है, 3 है ना, 3। चलो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 8 2a हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2 हो जाएगा। 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 माइनस 2a। ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर बच गया। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच गया, ये बच गया। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं दूसरे वाले को 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a, इसको अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 8 माइनस 3 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस a, 8 दूनी 16 माइनस 12 माइनस 6 प्लस a, तो 16 माइनस 12 हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 6 प्लस a, यानी कि माइनस 2 प्लस a। तो ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया, है ना। x माइनस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बच गया है इतना, है ना। ठीक ही किया होगा शायद कैलकुलेशन, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने बोला है क्वेश्चन में कि ये दोनों के दोनों रिमाइंडर क्या है, सेम है, तो a की वैल्यू निकालो। अब रिमाइंडर अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, 22 माइनस 2a बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस 2a प्लस 2a, इसके बराबर हो जाएगा, प्लस a सॉरी, इसके बराबर हो जाएगा। माइनस 2a को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 22 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 3a। तो 3 को इधर डिवाइड में भेजोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 8, a का वैल्यू आ जाएगा 8। बहुत आसान था, ठीक है जी। चलो, अब इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ये आइडेंटिटीज। बारी बारी से समझते। कुल मिला के आपके पास 8 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं, तो सबको मैं लिखूंगा। और मैं देखो, मैं यहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये, बट मैं
आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने का तरीका, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि याद नहीं होता है, कुछ नहीं करना, एक पेज लो, ऐसे ही लिखना शुरू कर दो आइडेंटिटीज़ को। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। रटो मत इसको, बस एक पेज लो और लिखो इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हो जाता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये चार आइडेंटिटीज, चार है ना, आपने लोअर ग्रेड में भी पढ़ी हुई है। ये चार आइडेंटिटीज आपने लोअर ग्रेड में भी पढ़ी हुई है। कुछ नई आइडेंटिटीज अब आपके पास आई है। पहली आइडेंटिटी क्या है, x की पावर 3, x प्लस वाई की पावर 3, तो ये हो जाता है आपके पास x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। और कई बार इस आइडेंटिटी को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि x की पावर 3 एज इट इज, y की पावर 3 एज इट इज, है ना। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर y, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है भैया। चलो अगली आइडेंटिटी है आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है बस नेगेटिव साइन लगा दो, बाकी सारा सेम है, x माइनस वाई, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो एज इट इज रहेगा, माइनस 3xy को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 3x स्क्वायर y हो जाएगा, लेकिन माइनस को माइनस y से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। चलो दो और आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। बस जैसे ये a प्लस बी वाला होता है वैसे ये भी होता है ना। बस तीन टर्म्स आ गई, तीनों को ऐसे लिख दिया। अच्छा, एक होता है आपके पास बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसकी आइडेंटिटी हो जाती है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे रहेंगी? ऐसे रहेंगी, एक शीट लो, उस पर लिखो, एक बारी पहले देखो, एक बारी पहले इनको समझने की कोशिश करो, समझो कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, और फिर इसको तब तक लिखते रहो जब तक ये आपके दिमाग में नहीं छप जाती। बिना देखे लिखना है, ठीक है जी। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ें भी आती है। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे वो आपको देता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, यही था ना। अच्छा, कई बार वो आपसे पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, या कुछ रिलेशन वेरीफाई करने को बोलेगा। आपकी एनसीईआरटी में भी सवाल है। इस पूरे को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या बच जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस, क्योंकि पॉजिटिव था तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, और इधर क्या बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास x प्लस वाई है, यहाँ पे भी आपके पास x प्लस वाई है। दोनों जगह से अगर मैं x प्लस वाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3xy बच जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बच जाएगा। x प्लस वाई एज इट इज रहेगा,
और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला खोलूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बन जाएगा। अब x प्लस वाई एज इट इज रहेगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy माइनस 3xy, ये कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस xy बच जाएगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो आइडेंटिटी है बेटा वो ये है, वो ये है xy। इसको भी याद रखना, इसको भी याद रखना। वैसे तो ये कई बार आपसे प्रूफ करने को बोलता है, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है वहां पे ये चीजें बहुत जगह आती है। ठीक है जी, चलो। ऐसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब का भी होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसका होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। पूरा का पूरा सिस्टम उठा के इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब, प्लस हो जाएगा इधर आके 3xy, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, अच्छा। तो x माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। अच्छा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो x माइनस वाई एज इट इज रहेगा और यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रहेगा। x माइनस वाई एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ये कितना बन जाएगा, प्लस xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये इसका आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव xy है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस xy है। याद रखने का तरीका, बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो एक और चीज है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके बराबर होता है। अगर वो बोलता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो जाए तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये सारा तामझाम ऐसे ही रहेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा माइनस 3xy जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसको इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये आपके पास कई बार पूछ लेता है। ठीक है, चलो अब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और शायद 15-20 मिनट का ये लेक्चर और रहेगा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती है। देखो, इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब मैं जब छोटा था ना तो मैं सोचता था क्या मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बेटा। हमने पढ़ा है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब ये इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। कैसे, देखो यार a स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। 49 को आप ऐसे लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 25 है, 25b का स्क्वायर, तो 25 को आप ऐसे लिख सकते हो 5b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है, ये यहाँ पे आपको a स्क्वायर
लास्ट में बी स्क्वायर, बीच में कहीं पे हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा सा कुछ नजर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ बीच में आपके पास आएगा 2 इंटू ए, कितना है ए आपके पास 7a है, बी कितना आपके पास 5b है, तो 7 इंटू 5 35 होता है, 35 इंटू 2 70 हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसका आइडेंटिटी रहा होगा, 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी रहा होगा। तो बस यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन, 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b हो गया। एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ऐसा सवाल, ठीक है जी। चलो, अब कई बार कुछ बच्चों को ना मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो उनके लिए भी आइडेंटिटीज बहुत जरूरी होती है। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करो बट मल्टीप्लाई करके नहीं, आइडेंटिटी का यूज करके। कैसे, 103 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 3, और 97 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 3। आपने 8th ग्रेड में भी किए होंगे ऐसे सवाल, है ना, 8th ग्रेड में भी किए होंगे। अब ये यहाँ पे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a कितना है बेटा, 100 है, 100 का स्क्वायर, b कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब 9 माइनस कर दो इसमें से, तो 1 9 ये आ जाएगा शायद, है ना। चलो, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके क्या हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बट यहाँ पे उसने बोला आइडेंटिटी का यूज करके करो, तो काम करते हैं आइडेंटिटी का ही यूज कर लेते हैं, है ना। बाकी आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। कैसे करोगे, चल आ जाओ। देखो ये 9 है, 9 को ऐसे लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर, ये 1 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस का साइन है माइनस, तो 2 इंटू 3y इंटू 1 अगर मैं इसको लिख दूँ तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। बस हो गया इसका फैक्टराइजेशन। आइडेंटिटी अगर आपने पहचान ली, बाकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे उसको, ठीक है, जैसे इन्होंने किया हुआ है, किया नहीं है, नहीं किया इन्होंने, बट कर सकते हो आप उसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एनसीईआरटी में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने समझ लिया, इस सवाल को अगर आपने ब्रेक कर लिया, तो आइडेंटिटी के फैक्टराइजेशन पे कुछ भी आ जाए आप बना सकते हो उसको। सवाल क्या कहता है, कहता है कि इसको फैक्टराइज करो। शायद आपको आइडेंटिटी पता चल गई होगी, कौन सी आइडेंटिटी है। यहां पे क्या है आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो आइडेंटिटी तो पता चल गई, कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है। बट बेटा यहाँ पे ना ये माइनस के साइन दिक्कत दे रहे हैं हमें, ये माइनस के साइन दिक्कत दे रहे हैं। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो क्या ध्यान रखना उसमें, 2x स्क्वायर ये है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 2x बाहर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। y के स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो y का स्क्वायर, और 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और z बाहर है इसका स्क्वायर, ऐसे, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, ऐसे लिख दिया हमने। लेकिन ये नेगेटिव साइन बहुत दिक्कत कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप ये देखो आपका नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ पे है। आपका इन दो जगह पे नेगेटिव साइन है, इनमें वेरिएबल कौन कौन से, एक एक्स वाई है और एक एक्स जेड है। कौन से दो वेरिएबल हैं, एक्स वाई और एक्स जेड। अब जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है, जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है, ये नेगेटिव साइन उसी वेरिएबल की वजह से आया है। जो दोनों में कॉमन वेरिएबल है, नेगेटिव साइन उसी वेरिएबल की वजह से आया है। मतलब ये जो अंडर रूट 2x आप लिख रहे थे, ये एक्चुअल में अंडर रूट 2 नहीं है, ये माइनस अंडर रूट 2x है, इसका स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट 2 का करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में है ये माइनस अंडर रूट 2x का
होल स्क्वायर, ये है। फिर y का स्क्वायर एज इट इज और z वाले को 2√2z का होल स्क्वायर, ये है एक्चुअल में, ये है ना, क्योंकि आपके पास होता है +2 इंटू ए, एक्स कितना है √2, सॉरी x कितना है -√2x, y कितना है y है। तो जब मैं माइनस प्लस ये करूंगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, +2 इंटू वाई इंटू जेड, जेड कितना है 2√2z। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यही चीज आएगा मल्टीप्लाई कराओगे तो, +2 इंटू एक्स, एक्स कितना है -2√2x, सॉरी -√2x इंटू 2√2z, मल्टीप्लाई कर दो, यही आएगा जो है आपके पास, नेगेटिव साइन प्लस माइनस। तो कभी भी अगर ऐसा नेगेटिव वाला आ जाए तो वो नेगेटिव साइन किसकी वजह से होगा, जो ये कॉमन वेरिएबल है। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, ये है बेटा इसकी आइडेंटिटी, -√2x + y + 2√2z, इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। बस हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 4x + 2y का होल क्यूब, 4x - 2y का होल क्यूब, दो तरीके, या तो सीधा सीधा आइडेंटिटी खोल दो, चलो सीधा सीधा आइडेंटिटी खोल देते हैं इसकी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4x का होल क्यूब + 2y का होल क्यूब + 3 × 4x × 2y, ब्रैकेट के अंदर 4x + 2y, है ना। ये तो हो गया इधर वाले का। अब इधर वाले का भी खोल देते हैं, -4x का होल क्यूब - 2y का होल क्यूब -3 × 4x × 2y, ब्रैकेट के अंदर 4x - 2y, ऐसे कर दो, या तो ऐसे कर दो, या तो ये यहाँ पे a³ - b³ की आइडेंटिटी भी बन रही है, सिखाया था क्या होता है। चल ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको 4x के होल क्यूब को एज इट इज छोड़ दो, + 2y के होल क्यूब को भी एज इट इज छोड़ दो, + 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24xy और ब्रैकेट के अंदर 4x + 2y, इसको भी एज इट इज छोड़ दो। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, बस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4x का होल क्यूब ऐसा रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y का होल क्यूब, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपके पास 24xy, ब्रैकेट के अंदर 4x - 2y। ये है कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा, 4x³ से 4x³ कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको, 2y का क्यूब यानी कि 8y का क्यूब प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 4 = 16 और 4 2 = 8, 96x² y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो +48xy² हो जाएगा। 2y का क्यूब करोगे तो +8y का क्यूब हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 96x² y होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -48xy² हो जाएगा। तो ये फिर दोबारा से कैंसिल हो गया है। तो आपके पास 8y + 8y कितना हो जाएगा, 16y का पावर 3, 96 + 96 हो जाएगा आपके पास कितना, 12 को 2 1 कैरी, 9 9 18, 192x² y। बस बाकी कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हो, आएगा शायद कॉमन आएगा, मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ कॉमन आएगी, है ना। ये देखो ये आ रहा है, बाकी 2 शायद 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है जी। अब आपके पास है 998 का पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 1000 - 2 का होल क्यूब। बस उसके बाद आइडेंटिटी यूज कर लो, a - b का होल क्यूब का, कर नहीं रहा हूँ, कर सकते हो आप, ये बहुत बड़ा सा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये सवाल है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करोगे, 27 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर 3, ठीक है, और अच्छा क्योंकि क्यूब में है ना, क्यूब में है। 125 को आप ऐसे लिख सकते हो 5a का पावर 3। अच्छा अब देखो इनको कैसे सजाना होता है, आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया, x³ - y³ है, तो x - y का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, x³ - y³ -3xy, ब्रैकेट के अंदर x - y भी होता है, ये होता है। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिखा है ना हमने,
x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, 3 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 5a, मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा 135, मल्टीप्लाई करके देख लेना 135 आएगा, प्लस 3 × x × y का होल स्क्वायर। तो यहां से क्लियरली समझ में आ गया 3 - 5a का होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी लो हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2-2 मार्क्स के सवाल होते हैं, ये बहुत सिंपल से। चलो अब ये वेरीफाई करना है कि ये आपस में बराबर होंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने x³ + y³ का कैसे करना है। ठीक है, जब आइडेंटिटीज बता रहा था तो बहुत सिंपल है। इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे? यहाँ पे 64 है तो 64 क्या होता है? 4 का क्यूब होता है, क्योंकि पावर 3 है तो इसलिए मैंने क्यूब के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। 343 है तो ये शायद 7 का क्यूब होता है, तो 7n का क्यूब। अब ये यहाँ पे आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, x³ - y³। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? x - y x² + y² + xy। नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x - y ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x × y। तो ये हो जाएगा 4m - 7n, और ये हो जाएगा आपके पास 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m² प्लस 49n², 7 × 4 = 28 mn। बस सिंपल, बहुत आसान है चीजें। चलो ये शायद आखिरी सवाल है आज के इस सेशन का, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 1.5 घंटे का सेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल के लगभग हर एक टाइप के सवाल को आप समझ चुके हो। ठीक है, क्या कहता है x माइनस, अभी भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, बट नाउ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब आपको समझ में आ गया है कि आपको करना कैसे। x - 1/x का वैल्यू 3 है, आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा है क्यूब हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि x³ - 1/x का क्यूब का आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27 आ जाएगा, जो कि गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि आप क्यूब दोनों तरफ करते हो, इधर भी क्यूब करोगे और इधर भी क्यूब करोगे। इधर क्यूब करोगे तो a³ - b³ माइनस 3 × a × b, ये वाला टर्म नहीं लिखते हो आप लोग, है ना, ये वाला टर्म लिखना बहुत जरूरी है। और 3 का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा। अब देखो x³ - 1/x का क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, x से x कट गया -3, ये x - 1/x का वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 3 दे रखा है तो इसकी जगह पे 3 लिख दिया, बस बहुत सिंपल। अब ये आपके पास आ जाएगा x³ - 1/x का पावर 3 -9 = 27, -9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। तो ऐसे करना था इसको। अच्छा, एक और सवाल है। ठीक, तो ये वाला सवाल होमवर्क में दे दें क्या बोलते हो आप लोग? अरे अभी तो बहुत सारे सवाल है भाई, अबे कितने सवाल है। चलो कोई नहीं, कर लेते फिर, है तो अभी 3-4 सवाल और है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे तसल्ली से। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z इफ x² + y² + z² इज 18, xy + yz + zx कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। तो आपको x + y + z का वैल्यू निकालना, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि x + y + z कहाँ पे है, या x² + y, आपको समझना कैसे? आपको बस ऐसे समझना ये है कहाँ पे चीजें। आपको पता है x + y + z का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये चीज मिलती है, x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं कि ये x² + y² + z² को तो एज इट इज रखते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर मैं तीनों से कॉमन ले लूँ तो xy + yz + zx बच जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद भैया x² + y² + z², इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18। xy + yz + zx का वैल्यू कितना है? 2 × 9, तो 18 + 18 कितना हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा।
36 ही होगा ना। तो ये किसकी वैल्यू है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 36। और अंडर रूट ऑफ 36 क्या होता है, प्लस माइनस 6। ठीक है, -6 भी पॉसिबल है भाई। ठीक है जी, चल अब इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ये आपके पास क्या है 8x का क्यूब, तो 2x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 z की पावर 3, क्योंकि क्यूब है तो मैंने उसके क्यूब रूट निकाल लिए। -3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। बस आइडेंटिटी आपको दिख रही है क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी कि 2xy माइनस वाई जेड यानी कि y इंटू 3z 3 माइनस zx 3 2 6 ये हो जाएगा। आइडेंटिटी समझ में आ गई, फिर उसके आगे चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है जी, चलो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो शो दैट ये 3xyz के इक्वल होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना, जब आइडेंटिटीज मैंने बताई थी तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। कह रहे कि इसका बिना कैलकुलेशन किए हुए इसका वैल्यू निकालो, तो इसको मैं a मान लेता हूँ -12 को, इसको मैं b मान लेता हूँ 7 को, और इसको मैं c मान लेता हूँ 5 को। अगर मैं बेटा a प्लस बी प्लस सी निकालूँ, a प्लस बी प्लस सी निकालूँ, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे पूछ क्या रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और वो मुझे पता है कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाता है मेरा, तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू a कितना है -12, b कितना है 7, c कितना है 5। बस 12 3 36, 7 5 35, मल्टीप्लाई कर देना यार, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आ रहा है इसका, अबे ससुरा इन्होंने भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, बट आ जाएगा इसका। चलो अब ये आखिरी सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, और मैं बता देता हूँ क्या करना है। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है बेटा, उस रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया गया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के फॉर्मेट में होता है। ये इसी से तो निकालते हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपके पास एरिया हो जाता है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा इंटू ऐसा, तो आगे वाला लेंथ हो जाएगा, पीछे वाला ब्रेड्थ हो जाएगा, या पीछे वाला लेंथ हो जाएगा, आगे वाला ब्रेड्थ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, फिर निकल के आ जाएगा आपके पास। ठीक है भैया, चलो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। होमवर्क क्वेश्चन है ये आप लोगों का। सो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि सेशन को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि भैया वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पर अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ऐसे ही अमेजिंग से सेशंस आपको इस चैनल पे तभी पता चलेंगे जब आप लोग चैनल से जुड़े रहोगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।